सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, क्या 1 मई को मेडिकल प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्र 24 जुलाई को भी दे सकते हैं परीक्षा। देश के 7 जलाशयों में बिल्कुल पानी नहीं, इनमें से 4 महाराष्ट्र में। जल आयोग ने कहा, मॉनसून में कम से कम 25 दिन इसलिए संभल कर करें पानी का इस्तेमाल। कहा जा रहा है खाली हैं उत्तर प्रदेश को भेजी गई पानी की ट्रेन। यूपी ने कहा, पानी नहीं चाहिए, देना है तो 10,000 टैंकर दो। स्टिंग मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को तलब किया सीबीआई ने, सोमवार को करेगी पूछताछ। केंद्र की चिंता, डीजल की टैक्सियां बंद हुई तो बीपीओ कंपनियां जा सकती हैं देश छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। फिर चुनाव जीती तो किसानों के लोन माफ करने का वादा किया जयललिता ने। 100 यूनिट मुफ्त बिजली, मछुआरों के लिए घर और छात्रों को लैपटॉप के साथ फ्री इंटरनेट देने का भी वादा। तो दिल्ली में टैक्सियों के मामले पर अब पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दिल्ली में डीजल टैक्सियां बैन होने का सबसे ज्यादा खामियाजा दिल्ली एनसीआर की कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं पर पड़ा है। गुरलीन और कमलजीत एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर हैं, लेकिन डीजल कैब बंद होने से अब दिल्ली से गुड़गांव आने में दिक्कत हो रही है। कैब से हमें ऑलरेडी 2 आवर्स लगते थे, अब कैब्स जब से बंद हो गई है हमें किसी और मोड से जाना पड़ता है, तो इधर बसेस ऑटो ही चेंज करके जाना पड़ता है, तो हमें 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो इन टोटल हमारा 6 आवर्स कम्यूटिंग है। डेफिनेटली जब ट्रैवल टाइम इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, लाइक आप डे में 5 to 6 आवर्स ट्रैवल कर रहे हो, तो उसके बाद आप कितना प्रोडक्टिव वर्क कर पाओगे। तो डेफिनेटली फिर हम यही चाहेंगे कि एटलीस्ट हमारा वर्क लोकेशन ऐसा हो जो हमारे घर के पास हो, जहाँ पे हम एटलीस्ट दिन के 2 से 3 घंटे सेव कर सकें। दिल्ली एनसीआर में बीपीओ और कॉल सेंटर में करीब 6 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। डीजल कैब बंद होने से यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर कंपनी तक परेशान है। कंपनी को तो घाटा है ही, कंपनी के एम्प्लॉय पूरे नहीं पहुँच पा रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है कि एम्प्लॉय कहते हैं जब हमारी गाड़ी नहीं पहुंची तो हम पहुंचेंगे कैसे, और जो बंदे आ रहे हैं जब कैब ही नहीं तो कैसे आएंगे। जो आ रहे हैं उनको मुझे पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि डीजल गाड़ी बिल्कुल टोटल बंद है। सीएनजी इतनी अवेलेबल है नहीं कि जी बिल्कुल एकदम से सारी सीएनजी लग जाए। फर्क बहुत है, इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है। कैब वाले जिनके पास सिंगल गाड़ियां हैं या 2-2 गाड़ियों के जो ओनर हैं उनको काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है। उनकी गाड़ियां नहीं चल रही, कहाँ से वो अपना सर्वाइव कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई से दिल्ली में डीजल कैब को पूरी तरह से बंद कर दिया है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने दलील दी है कि अगर डीजल कैब को बंद किया गया तो बीपीओ कंपनियां बंद हो जाएंगी। ये कई बार देखा गया है कि जब काम ठप पड़ जाता है, हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तब सरकारें जागती हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। जब टैक्सियों के चक्के जाम हो गए, कंपनियों पर इसका असर पड़ने लगा, तब सरकार जागी है और अब नए सिरे से कोर्ट में नई दलीलें रखी जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि जिनका काम नीतियां बनाना है वो अब तक कहां सोई हुई थीं। दिल्ली से कैमरा पर्सन बाला के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो पूरी टैक्सियों के मसले के साथ अब बीपीओ का मसला आ गया। बीपीओ का मसला क्यों आया है? क्योंकि एक हिस्सा जो कहता है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें काम करने वाले लोगों की आवाजाही की निर्भरता, डिपेंडेंसी, वो टैक्सीज पर है। मेरे साथ आज फिर इस प्रोग्राम में टैक्सी जो एसोसिएशन है, इंद्रजीत सिंह, उनको वो मौजूद हैं। सुनीता नारायण, आप सब जानते हैं, सुनीता नारायण को मुझे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और आतिशी मौजूद हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। सर, ये जो पूरा बीपीओ का आर्ग्यूमेंट गया है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये कितना सही या कितना गलत है? नहीं, ठीक गया है, क्योंकि सारा दारोमदार जो है बीपीओ का वो टैक्सी पर निर्भर करता है, क्योंकि डे नाइट शिफ्ट चलती है उनकी ज़्यादा।
नाइट शिफ्ट में जितने भी उनके अपना एम्प्लॉइज हैं वो सारा निर्भर टैक्सी के ऊपर है। उसमें महिला कर्मचारी भी हैं, पुरुष भी हैं, सारे ही हैं। तो आज जब रेवेन्यू का लॉस होगा, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लॉस होगा। और एक सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर जो रेवेन्यू आता है उसमें 30% हमारा एक शेयर हम कमा के देते हैं फॉरेन करेंसी का। 30% जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। जितने फॉरेनर आते हैं, जितने लोग हमारी गाड़ी को शेयर करते हैं, फॉरेन अमाउंट में जो। लेकिन क्या ये दलील हो सकती है कि इसकी वजह से आप प्रदूषित करने वाली टैक्सीज को अलाउ करें, इजाजत दें? मैंने कभी भी नहीं कहा कि प्रदूषित किया जाए। मैं दिल्ली का शहरी हूं, मेरे बच्चे भी इसमें रहते हैं जी, और हम 98 से इसका पालन करते हैं। जब उन्होंने हमें आदेश दिया था तो हमने अपनी सारी बसें सीएनजी में, सारी जो लोकल डीएलटी टैक्सी हमारी हैं जो लोकल सिटी परमिट पे चलती हैं, वो हमने सीएनजी में कर ली। असल में आदेश क्या है, मेरे साथ आज बहुत जो ज्ञानी हैं वो साथ बैठे हुए हैं। तो ऑर्डर ये है कि एनसीआर के अंदर डीजल परमिट सिटी में नहीं चलेगा। एनसीआर दिल्ली से अलवर तक आता है, और अब आप दिल्ली से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं दिल्ली से बाहर ऑटो जो चलते हैं टोटल डीजल से चलते हैं। बेसिकली ऑर्डर एनसीटी के लिए ही एनसीआर के लिए आया है। एनसीआर के अंदर टोटल जितने ऑटो हैं वो डीजल से चलते हैं। मैं बार बार उसी बात को बार बार ध्यान करता हूं कि कई बार सब लोग सोचते हैं कि शायद दिल्ली में सब प्रदूषण है, बाकी जगह नहीं है। तो उसी आदेश का पालन करते हुए हम लोग दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं और दिल्ली में से होकर गुजरते हैं, और दिल्ली में साइट सीन वगैरह सब कुछ हम करते हैं। और इसकी इजाजत, क्योंकि बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाहर सीएनजी पंप नहीं है। जैसे मुझे बीकानेर जाना है तो मुझे कोई भी ये बताए कि मैं बीकानेर कैसे जा सकता हूं। मेरे पास सीएनजी हिसार तक या कोटपुतली के बाद मैं कहां जाऊंगा? माफ करिएगा, हाँ। तो इन चीजों के लिए मुझे पूरा या तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, और जब नहीं मिला तो मैं जो सरकारें अब तक आई हैं सबसे ज्यादा दोषी उनको मानता हूं कि उन्होंने अब तक कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई। होता क्या है, जब हमें परमिट मिलता है तो कोर्ट का या सरकार का दायित्व बनता है कि वो परमिट देते हो साथ बोले कि ये परमिट की कंडीशन ये है। आज तक सरकार का नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं कि बताएं कि किसी गाड़ी को आज तक परमिट कंडीशन दी है, जबकि हमने कल जो अपनी फाइल सरकार को दी है उसमें हमने परमिट कंडीशन अपने आप से नेट से निकाल कर दिया कि ये परमिट कंडीशन है। इन कंडीशन के अंदर आपने यहां कह रखा है कि हम लोकल में चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अतिशय प्रॉब्लम अब क्या हो रही है? पास्ट गवर्नमेंट्स की प्रॉब्लम है, अब एक इंडस्ट्री ने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है, एक बीपीओ जैसी न्यू एज इंडस्ट्री के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है कि आप इन टैक्सियों के बगैर इस इंडस्ट्री को ऑपरेट नहीं कर सकते। मूलतः मेरा कहना यह है कि अब ये पूरे मसले का एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन आ गया है। देखिए, इसमें अभिज्ञान, ये जो प्रदूषण का मुद्दा है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। ये इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि काफी समय से कई प्रैक्टिसेस होती हैं जो शहर को प्रदूषित करती आई हैं। परंतु प्रदूषण को भी एक तरह से हम सभी दिल्ली वासी हैं, हम सभी इस समस्या को सामना करना पड़ेगा मिलके। परंतु रोजगार भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपकी इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को साथ मिलकर चलना होगा, और किसी भी सरकार को या कोई भी अगर कोर्ट है जो कोई पॉलिसी बना रही है, दोनों ही चीजों को ध्यान में रखना होगा। जैसे हमारे साथी हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, टैक्सीज का इनका मुद्दा है। बहुत सारे डीजल टैक्सी ड्राइवर्स एक ही झटके में बेरोजगार हो गए हैं। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उसी तरह से बीपीओ इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा काफी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है पूरे एनसीआर रीजन में। अगर वो इंडस्ट्री नहीं चल पाती है तो वो हम सब पर असर डालती है। जिस तरह से प्रदूषण हम सब पे असर डालती है, तो इसलिए ये जो इकोनॉमी वाला आपका पॉइंट वैलिड है, जो मुद्दा है ये भी हम सब पे असर डालता है। मैं दोनों पक्षों की के पॉइंट्स को सुनकर, पिछली बार भी आप और हम, इंद्रजीत जी और हम और आप इस प्रोग्राम में थे न्यूज पॉइंट में, तब भी मैंने कहा था इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, गाइडलाइन को देखते हुए अंततः आप लोगों को मिलकर ही निर्णय निकालना है। वो क्या हुआ? देखिए, सबसे पहली बात ये भी, मैं भी आपसे सहमत हुई थी पिछली बार कि जैसे प्रदूषण की समस्या को हम सबको मिलकर सुलझाना है, वैसे ही रोजगार की समस्या को भी हम सबको मिलकर सुलझाना होगा। जैसी मैंने पिछली बार बात कही थी कि हम मिल बैठ के इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो आपको पता ही है कि दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा है कि किस तरह से फेज्ड मैनर में इस डीजल गाड़ियों की समस्या को सुलझाया जाए। ये एक प्रस्ताव दिल्ली सरकार कोर्ट में रखने वाली है, और ये प्रस्ताव अलग अलग टैक्सी ड्राइवर्स से मिलके ही और जो पूरी हमारी इस इंडस्ट्री से बात करके ये प्रस्ताव रखा जाएगा।
क्योंकि प्रदूषण तो समस्या है ही, तो डीजल वाले मुद्दे को हमें हल करना पड़ेगा, पर इसे एक ऐसे इंसानियत की दृष्टि से करना पड़ेगा कि जिन लोगों की रोजगार इससे चल रही हो उस पर हनन ना पहुंचे। सुनीता नारायण, मैं अब कितने साल हो गए हमें और आपको इस विषय पर बात करते हुए, अब एक नया डायमेंशन आया है सुनीता, एक इंडस्ट्री का हवाला देकर टैक्सीज की समस्या को सुप्रीम कोर्ट की, देश के सर्वोच्च अदालत के सामने रखा गया है। वो सुप्रीम कोर्ट जो एनवायरनमेंट के मामले पर, पोल्यूशन के मामले पर कितने ऐतिहासिक फैसले सुना चुकी है, अब क्या किया जाए? हाँ, देखिए अभिज्ञान, मुझे लगता है आतिशी ने और जो आपके और भी लोग हैं उनने जो समझाया है उसका मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट डायमेंशन देना चाहूंगी। प्लीज, हम 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अंदर खाली सीएनजी टैक्सी चलेंगे। हाँ। 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अंदर सिटी कैब जो हैं वो खाली सीएनजी मोड पे चलेंगी। अब क्या हुआ है अभिज्ञान कि पिछले 5 सालों में, सबसे ज़्यादा पिछले 5 सालों में और पिछले साल सबसे ज़्यादा हुआ है कि डीजल की टैक्सी थोक में रजिस्टर की गई हैं अंडर ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी परमिट, AITP। अब पिछले साल 2015 में पूरे NCR में 10,000 दिल्ली में और 10,000 ही अगर आप पूरा NCR ले लें, 20,000 डीजल की टैक्सी रजिस्टर की गई हैं AITP में। अब AITP का जो परमिट होता है अभिज्ञान, वो कहा जाता है कि वो टूरिज्म के लिए है, वो खाली इसलिए दिया जाता है कि आपको स्टेट के बाहर जाना है, मगर वही टैक्सी सिटी टैक्सी परमिट के अंतर्गत काम कर रही थी। सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर रही थी, आपकी सरकार हो किसी भी की भी सरकार हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उनने तो इतना ही कहा है कि सिटी टैक्सी की जो सिटी टैक्सी परमिट है वो सीएनजी पर चलना चाहिए, मगर आपने एक तरफ से तो सीएनजी पे सिटी टैक्सी परमिट के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ से डीजल की टैक्सी जो नहीं चलनी चाहिए एनसीआर में वो चल रही हैं। तो समस्या आज ये है अभिज्ञान, कोई ये नहीं कह रहा है कि डीजल की जो टैक्सी वाले हैं उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलना चाहिए, उनको समय नहीं मिलना चाहिए, मगर मुझे लगता है ये भी बिल्कुल गलत है कहना कि कोर्ट के कारण ये हो रहा है। कोर्ट ने तो 20 साल 15 साल पहले कहा था कि ये टैक्सी यहाँ रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। अगर रजिस्टर हुई हैं तो सरकारों ने रजिस्टर करा है ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी परमिट के अंदर, जिनको सिटी यूज अलाउड ही नहीं है। तो ये कैसे हुआ? सुनीता, इंद्रजीत जी इसका जो यहाँ पर समाधान ढूंढना मुझे लगता है सरकार के ऊपर एक जिम्मेवारी है कि वो ढूंढे। अब सुनीता, आप आपके इसी पॉइंट पर, इंद्रजीत जी अभी यहाँ पर जो टैक्सी यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि जब परमिट मिलता था तो किसी ने भी, मैं सही कह रहा हूं, ध्यान नहीं दिया इस बात का कि किन शर्तों के तहत, किन कंडीशंस के तहत ये परमिट मिल रहा है। आप इस पॉइंट को हाईलाइट करिए कि सबको ऑल इंडिया परमिट्स मिले और अंततः आपने डीजल टैक्सीज की भीड़ लगा दी सुप्रीम कोर्ट के 15 साल पहले के आदेश के बावजूद। इंद्रजीत जी, सुनीता जी रिस्पॉन्ड करेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं फिर पूछना, रास्ता क्या है आपके हिसाब से, सोल्यूशन क्या है? मुझे पता है कि आप लोग गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें, नतीजा तो कोई निकल नहीं रहा, आप फिर बताइए सोल्यूशन क्या है? हमारा सबसे पहला कहना यह है, हाँ? आज हमारे साथ सुनीता जी बैठी हैं जो कि हम 98 से इनके साथ वार्तालाप करते आ रहे हैं। हाँ? और पॉल्यूशन के बारे में हम बहुत ज्यादा अवेयर हैं, हमने सारी गाड़ियां कर दी। अब बात मेन आती है कि हल क्या है। सबसे पहले तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार एक पॉलिसी बनाए जो कि हितकर हो कि आज अगर कोई हम फ्यूल चयन कर लेते हैं, कोई भी फ्यूल चयन कर लेते हैं, क्या वो कुछ वर्ष बाद वो उस फ्यूल पर रहेगा? जैसे अभी हमारे मंत्री जावड़ेकर जी ने कहा है कि 2017 के अंदर यूरो 6 लेके आ रहे हैं। हाँ। तो मैम सुनीता जी को पता है कि जो आदेश 98 के अंदर आया था उसमें कहा गया था 0.025% लो सल्फर डीजल या इक्वल यूरो 5, अगर ये दोनों होते हैं तो इनको हम क्लीन फ्यूल की दर्जा दे सकते हैं।
ठीक है। मैं इस बात से आप सहमत होंगे क्योंकि आप भी उस मुकदमे में थे जो हम लोग गए थे। तो उसी के बाद आज हम जो बात कह रहे हैं, अब साइड सीन जो करवाना है, क्या साइड सीन मैं काली पीली टैक्सी से फॉरेनर का करवा सकता हूं? क्या जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री वाला आता है, लोकल ड्यूटी उसको करनी है, उसने जगह जगह प्लॉट देखने है या कई मीटिंग्स करनी है, क्या वो रेडियो कैब में बार बार अपनी पॉकेट से पेमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी तरह से लोकल के अंदर चलना, जो हमारे क्लाइंट आते हैं बाहर से, जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, उनके लिए हमें लोकल गाड़ी देनी पड़ेगी। ये सरकार का दायित्व था, लेकिन सरकार फेल हुई, इसलिए हमारे भाइयों ने गाड़ियां डाली और वो इनकी सेवा कर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि अच्छी बस हो या कोई अच्छी कैब सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से हो जो कि वहां दे सके। आज दिल्ली सरकार के तमाम विभागों में और केंद्र सरकार के तमाम विभागों के अंदर टैक्सी चलती हैं और उस टैक्सी का बिल जो होता है वो 2 महीने बाद होता है और वो गाड़ी यूज होती है। मैं आपको माध्यम से बता दूं कि वो गाड़ी यूज होती है दिल्ली और दिल्ली से बाहर जाने के लिए। उसमें अगर हम कभी गलती से काली पीली टैक्सी भेज दें तो वो साफ कहते हैं कि सॉरी, मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा। तीसरी बात मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग आप बता रहे, बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि मेन बात है कि जो अधिकारी ने गाड़ी में बैठना है वही नहीं बैठना चाहता तो हम क्या करेंगे? तो ये इस तरह की कई चीजें हैं उसके लिए। और दूसरी बात है, क्या जितने भी आप लोग गाड़ी यूज करते हैं सिर्फ प्लेट प्रदूषण करती है? नंबर प्लेट जो है वो प्रदूषण तो नहीं करती। एक व्हाइट प्लेट में कोई आदमी इनोवा लेके घूम रहा है, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री व्हाइट प्लेट इनोवा में घूमते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री सफारी उनके पास गाड़ी है, वो व्हाइट प्लेट में है, वो उसमें घूमते हैं। क्या वो डीजल की नहीं है? क्या वो दिल्ली में प्रदूषण नहीं करती? दिल्ली के अंदर जो हमारे पीएम के साथ स्कॉट चलती है, दिल्ली पुलिस की जितना टीम है सारी वो, दिल्ली में जितनी कूड़ा घर की गाड़ियां हैं, दिल्ली में जितने मदर डेयरी के टैंकर हैं, देखो हमारा मानना है कि शुरुआत मैं कहता हूं मुझसे होनी चाहिए। अगर सरकार चाहती है कुछ करना तो शुरुआत पहले अपने आप से क्यों नहीं करती? कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे हम लोग रोटी कमा सकें। आज मुझे परमानेंट कंडीशन दी होती कि मिस्टर इंद्रजीत सिंह, ये आपको परमिट दिया जाता है, ये आपका 8 साल के लिए वैलिड है। वो हमें कानून हमने पहले पढ़ा क्योंकि हम 95 से स्टेट के अंदर है। जब हमने पढ़ा कि हाँ भाई ये 8 साल का है तो 8 साल तो हम गाड़ी चला सकते हैं इजीली, तो हमने वो गाड़ी 2 की 4 की 10 गाड़ी बना ली। अब सिस्टम आज मुझे आके कोई कहे, आप कहें कि भाई इंद्रजीत जी कल से आप नहीं चलेंगे, मेरा मानना है कि हम रात को बड़े आराम से सोते हैं कि सवेरे अपना कोई काम करेंगे, लेकिन जब सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पता लगता है कोई नई पॉलिसी बन गई कि आज आप इस कॉरिडोर में नहीं जा सकते, आज आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों? जब आपने मुझे गाड़ी दी तब आपने मुझे कहा कि आप इंद्रजीत जी इस क्लॉज के अंदर परमिट। लेकिन इंद्रजीत जी, क्या आप लोग ये मानते हैं फिर कि कोई पॉलिसी अगर बने तो आजीवन के लिए हो जाए? नहीं, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, माहौल मौसम फैक्टर्स को देखते हुए उसमें कोई परिवर्तन ना हो? मैं बताता हूं। पहले हमें जो दिया गया उसमें कंडीशन, जो हमारी परमिट कंडीशन है उसमें साफ लिखा गया कि हमारी गाड़ियां दिल्ली में सर्कुलर टूर पर चल सकती हैं, साइट सीन कर सकती हैं, 8 आवर्स 80 किलोमीटर की ड्यूटी कर सकती हैं। हमने ये सारी कंडीशंस जब सरकारी डिपार्टमेंट को दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। मैं कहा जब ये ठीक है तो आप पॉलिसी में क्यों चूक कर गए? आप वो बोलते हैं हमारी सरकार पहले बना गई। मैं कहा 1 साल से ज्यादा समय आपको हो गया है, अगर कुछ कमी थी आप तब बोल सकते थे। पिछले साल के अंदर सबसे ज्यादा गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है, मैडम नहीं बताया। ठीक है, चलिए एक मिनट सुनीता नारायण को। सुनीता नारायण, मैं पिछले प्रोग्राम में आतिशी और इंद्रजीत जी थे, आप नहीं थे उस दिन प्रोग्राम में। इन लोगों को लगता है इनके साथ जो हो रहा है, अब पहले तो सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, अब जो इनके साथ हो रहा है टैक्सी चलाने वालों के साथ, वो अनजस्ट है, गलत है, वो अनफेयर है। मुझे नहीं पता, आप एक एक्सपर्ट है, आप बताइए इसमें से जो टैक्सी वाले दलील रख रहे हैं उसमें से जो हो रहा है इनके साथ वो कितना सही या कितना गलत है? आप बताइए सुनीता। अभिज्ञान मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूं सुनीता कि इन लोगों का कहना है कि अब जो इनके साथ हो रहा है, 1 साल तक तो ये नई केजरीवाल की सरकार भी नहीं सोचती रही, अब इनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, गलत हो रहा है इनके साथ। क्या इनका ये कहना सही है? क्या इनकी ये दलील सही है? देखिए, अभिज्ञान कल इंद्रजीत जी के साथ भी मेरी बात हुई थी, हम लोग वार्तालाप में हैं इस चीज़ को, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है और किसके साथ गलत है, किसके साथ सही है। मुझे लगता है, मैं कहूँगी कि पर्यावरण के साथ भी गलत हो रहा है। सवाल था कि जब दिल्ली के अंदर आप डीजल की टैक्सी रजिस्टर कर नहीं सकते थे, जब AITP का परमिट खाली टूरिज्म के लिए दिया जाता है, सिटी सर्विस में क्यों इस्तेमाल हो रहा था?
मुझे लगता है अभिज्ञान क्या हुआ है कि काफ़ी चीज़ें अनदेखी में चली हैं या डिलिबरेटली गलतियां हुई हैं, मगर जो भी हुआ आप उसको पीछे रखें। सवाल जो आपने सही पूछा अभिज्ञान, आगे की नीति क्या बनाए, जो हम लोग सोच रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कल बात भी हुई थी कि क्या आगे करें, क्योंकि सवाल एक जेन्युइन सवाल है। अब किसने भी गलती करी, 60,000 टैक्सी डीजल की पिछले 6-7 साल में एनसीआर में रजिस्टर हो चुकी हैं। 30,000 टैक्सी दिल्ली में रजिस्टर हो चुकी हैं, उसमें जैसे मैंने कहा 10,000 टैक्सी पिछले साल ही रजिस्टर हुई हैं। ये इसका क्या समाधान है? तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक जो गलत हो रहा है उसको कल तो नहीं होने दें, तो जो फर्दर रजिस्ट्रेशन है एआईटीपी का उसको डीजल में उसके ऊपर रोक लग जानी चाहिए, जिससे अब से जो एआईटीपी पे टैक्सी रजिस्टर हो वो खाली पेट्रोल या सीएनजी पर रजिस्टर हो, तो कल तो समस्या नहीं बनेगी। दूसरा, ये बिल्कुल तय हो जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिटी टैक्सी सर्विस जो है वो खाली सीएनजी पे चलेगी। कल जो हमारी बात हुई उसमें उबर और ओला और बाकी के जो एग्रीगेटर्स हैं उनने माना है कि उनसे गलतियां हुई हैं और पहले वो डीजल की टैक्सी चला रहे थे और अब वो डीजल की टैक्सी नहीं चलाएंगे। अगर ये तय हो जाए कि खाली सीएनजी की टैक्सी चलेंगी तो ये एक दूसरी चीज़ है। अब तीसरी चीज़ बची कि जो डीजल की टैक्सी हैं जो पहले रजिस्टर हो चुकी हैं उनका क्या करें। उसमें दो ऑप्शन है। एक, हम लोग सरकारों से कहें कि देखिए आप अपनी नीति सही करिए। आज आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन टूरिज्म के लिए चला रहा है कि और कौन सिटी सर्विस के लिए चला रहा है, इसको आप बंद करिए। दूसरी तरफ से हम कहें कि जो परमिट है तब तक, जब तक परमिट है तब तक चलने दीजिए। इसका मतलब कुछ हद तक ये टैक्सियां अभी भी चलेंगी शहर के अंदर और बीपीओ की सर्विस के अंदर, वो होने दीजिए जब तक उनका परमिट है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग दिल्ली सरकार बात कर रहे हैं और मुझे लगता है मंडे तक जब कोर्ट के सामने हम लोगों को जाना है, हम लोग कुछ तय करके एक रास्ता निकालेंगे। मगर अभिज्ञान मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूंगी, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई गलती नहीं है। जब गलतियां हुई हैं वो सरकारों से हुई हैं और आज कोशिश ये है कि इसको आगे कोई रास्ता निकालें। ठीक है अतिश जी, मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव बात सुनीता कर रही है कि देखिए आगे का, यही बात मैं भी बार बार कह रहा हूँ। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे और इंद्रजीत जी से दोनों से कहा था, आप लोग डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, कि आगे का रास्ता निकालिए। अगर 30,000 टैक्सीज जो है वो रजिस्टर हो गई हैं तो आगे देखिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या भी सोचना कहना सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन की अच्छी नीयत को लेकर है कि ये पोल्यूशन कम हो। आपको लगता है मंडे तक आप लोग, पिछली बार आपने मुझे बताया था कि कैसे आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय और इनके बीच बातचीत चल रही है, मंडे तक आप इस स्थिति में होंगे कि आप बता पाए कि मौजूदा समस्याओं को, प्रैक्टिकलिटीज को देखते हुए हमारे ABC पॉइंट के समाधान है? जी अभिज्ञान, जैसा मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि हम 12 से 14 घंटे में कुछ स्टेप्स लेंगे, और जैसा आपने देखा कि अगले दिन हमने दिल्ली सरकार ने, कोर्ट ने कहा भी कि हम एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि फेज्ड मैनर में डीजल टैक्सीज के साथ कैसे डील किया जाए। आज भी मैं आपको वही आश्वासन दे रही हूँ कि मंडे तक ये प्रस्ताव रखा जाएगा। पर आई थिंक हमें भी थोड़े एक लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सवाल है कि पर्यावरण और रोजगार की समस्या को हम कैसे हल करेंगे, तो ये सवाल हम सबको ही मिलके हल करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ प्रदूषण की समस्या का खामियाजा सिर्फ एक ग्रुप जो टैक्सी ड्राइवर्स का है उस पर आए, ये भी उचित नहीं है। तीसरी बात जो हमारे साथी इंद्रजीत जी ने जो कही है, और उसको मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूंगी कि लॉन्ग टर्म में ये जो डिबेट है कि हम सीएनजी करें कि हम पेट्रोल करें, सीएनजी करें, पेट्रोल करें, एटसेट्रा। देखिए सीएनजी भी एक पोल्यूटिंग फ्यूल है, वो डीजल और पेट्रोल से थोड़ा बेहतर हो सकता है, परंतु वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है। इवेंचुअली हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्या सिस्टम्स हो सकते हैं उसकी तरफ उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। लोग धीरे धीरे गाड़ियों और टैक्सी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कैसे आ सकते हैं, इस सब के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए हमारी सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास किया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टैक्सी को आज सीएनजी करिए, कल डीजल करिए, परसों पेट्रोल करिए से नहीं आएगा, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएगा।
हाँ सुनीता, आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज। अभिज्ञान, हाँ अभिज्ञान, देखिए आतिशी एक बहुत अच्छी, मुझे लगता है स्पोक्स पर्सन भी हैं और बहुत सोच समझ के बात करती हैं, मगर मैं आज उनसे ये कहना चाहूँगी कि आतिशी बहुत हो गई बात, 1.5 साल हो गया, एक नई बस नहीं आई। हमने आंकड़े दिखाए हैं दिल्ली सरकार को कि 16,000 बस आप आज ला सकती हैं, आपके पास इतने बस डिपो की जमीन है, लेकिन ऑन द ग्राउंड बहुत स्थिति में तब्दीली नहीं आई है। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है सुनीता, प्लीज। और अभिज्ञान, मैं बस इतना जोड़ रही हूँ कि देखिए 16,000 बसेस की इनके पास जमीन है, तो ये भी नहीं कह सकते कि आज बस डिपो की ज़मीन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके 16,000 बस के लिए बस डिपो की ज़मीन आज दिल्ली सरकार के पास है। मैं जानती हूँ दिल्ली सरकार की इंटेंशन सही है, मैं मानती हूँ कि दिल्ली सरकार करना चाह रही है, मगर मैं इतना कहूँगी अभिज्ञान की देखिए हर महीना निकलता जा रहा है, एक नई बस नहीं आई है, और अब लेक्चर देना बंद करें और बस लेके आएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सुधार बहुत जरूरी है इस विंटर के पहले। बिल्कुल सही पॉइंट है, लेक्चर देना बंद करें, बस लेकर आए। सुनीता, आप जो कह रही थी वो लाइन में लिख रहा था, मैं सुनना चाहता था किसी से, क्योंकि ये बात सही है कि दिल्ली सरकार जो है, और ये पहले की भी सरकार है, आपका विषय नहीं, लेकिन आपको भी लगता है कि जब तक आप पर निर्भरता रहेगी, ये समस्याएं रहेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही एक सॉल्यूशन है, टैक्सी नहीं। ये मैम के साथ, सुनीता जी के साथ पहले ही बैठे रहे हैं, हमारी बसेस पहले थी। हाँ, तो 98 के अंदर हमारे बसें जब थी, तो हमने उस टाइम जो बसें थी वो बहुत बदनाम आप लोगों ने कर दी थी, जो कि दिल्ली वालों ने किलर लाइन के नाम से जानते थे। जी, ब्लू लाइन या ब्लू लाइन वगैरह थी, तो वो उस टाइम थी। हाँ। तो उसके बारे में दोबारा प्रोसेस करते हुए हमें आज जब से सरकार बनी है तब से हम लगे हुए हैं, लेकिन उस पे मीटिंग्स हो रही हैं डेली, कभी डीटीसी डिपार्टमेंट मीटिंग करता है, कभी कोई करता है। खैर मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता, आज मेरा विषय टैक्सी है, वो कभी फिर मौका आएगा तो बात करेंगे, वो बहुत विस्तार में है। मेरा मैम अपना सरकार के नुमाइंदे से ये सवाल है कि जो टैक्सियां हमारी चल रही हैं, आप कई बार फेस आउट की बात करते हैं, तो मैं आपसे जाऊंगा कि जब तक मुझे आपने कंडीशंस नहीं दी थी, अगर आज मुझे कोई परमिट आप देते हैं तो उसमें जो कंडीशन चेंज करेंगे वो अलग बात है। हमारा संविधान ये कहता है जो कानून बन गया, मैं सुनीता जी साथ बैठे, एक मैं बात पूरी कर लूं, मैं लोकल में अभी चल रहा था, लेकिन ये ना हो कि मुझे फांसी दी जाए, मुझे चलने का अधिकार। मैडम सुनीता जी प्लीज, आप हमारा, मैं भी दिल्ली में रहता हूं, आप भी सफर करती हैं गाड़ियों में, पर्सनल लोगों की गाड़ियां हैं, आप शुरुआत करें सरकारी विभाग से, तब तक हम लोग फेस आउट हो जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। लेकिन आज मुझे कहा जाए कि दिल्ली में ना चलूं तो वो गलत है। अतिशित 30 सेकंड मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, वो कह रहा है आप लोग अपनी गवर्नमेंट से शुरुआत करिए, 30 सेकंड्स पॉसिबल है। हम तो अपनी गवर्नमेंट से शुरुआत कर भी रहे हैं। हम लोग ओवर टाइम अपनी सारी गवर्नमेंट कार्स को सीएनजी करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो आज का बर्निंग इशू है कि जब एकदम से पॉलिसी चेंज होती है तो जो टैक्सी ड्राइवर है वो क्या करे, उसके लिए हमें टैक्सी ड्राइवर से बात करके ही सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक दिन में किसी एक व्यक्ति की रोजगार चली जाए तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मंडो को आपको सुप्रीम कोर्ट वापस जाना है, आप लोग बात करिए। सुनीता, आपसे और बात होगी आज, सिर्फ इस कार्यक्रम में नहीं, आपसे और बात होगी, ये बहुत बड़ा। अभिज्ञान एक सेकंड, हाँ बोलिए। मैं सुनीता जी को ये भी कहना चाहूंगी कि हम बसेस के प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में हैं। दूसरी बात, हम शटल सर्विसेज भी शुरू कर रहे हैं, जो ऐप बेस्ड एग्रीगेटर्स की तरह लोग बाय रिक्विजिशन शटल्स में जा सकते हैं। तो कई प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल्टरनेटिव्स के बारे में काम हो रहा है। एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि जब इतनी समस्याएं हैं, जब इतने मुद्दे हैं, जब वापस देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में मैटर जा रहा है, जब टैक्सी वाले अपने कानून को उनके ऊपर कैसे लागू किया जाए उसका इंटरप्रिटेशन पूछ रहे हैं, तो थोड़ी जल्दीबाजी कर देते हैं केजरीवाल साहब अपना एडवर्टाइजमेंट करके खुद ही ख्याल रखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केजरीवाल साहब खुद ही अपना एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। एक मिनट मैं उस पर भी रिस्पॉन्ड करूं। नहीं, मेरा ये पॉइंट है कि वो जब अपने आप ही बताने लगते हैं कि दुनिया ने देख लिया, दुनिया ने देखा कैसे ऑर्डर इवन सफल हो गया, तो रुकिए, अभी भी उनको बोलिए थोड़ा कम एडवर्टाइजमेंट करें, और जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, जैसे सुनीता नारायण ने कहा, लेक्चर मत दीजिए, विज्ञापन मत कीजिए, थोड़ा सा जो बेसिक प्रॉब्लम्स है अभी भी उसको एड्रेस करिए। इतना आसान नहीं है इस तरह के न्यू एज
फॉर्मूलाज को अप्लाई करना। पहली बार आपने किया, जनता का समर्थन मिला, बहुत अच्छी बात है। तो विज्ञापन मत करिए, जरा प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। हम जरूर इस विषय पर चर्चा पहले कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। अतिशी जी, मैं करूंगा, मैं आपसे सुनीता नारायण से कह रहा हूं, इंद्रजीत सिंह से वापस करूंगा चर्चा। अभी तो आप वापस, आपको मंडे को सुप्रीम कोर्ट जाना है। वक्त मेरे लिए एक ब्रेक का, उसके बाद यह थी टैक्सी पर, मैं सियासत नहीं कहूंगा, लेकिन समस्याएं अभी भी समझने की, और उसमें एक नए समय की इंडस्ट्री को लेकर मसला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। दूसरे हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रोग्राम पे, कहीं मत जाइएगा, पानी पर सियासत। पानी ट्रेन में भरकर पानी जो है महाराष्ट्र में भेजा गया, लातूर के इलाके में, वहां पर पानी की समस्या थी, आपने देखी। ऐसा ही बुंदेलखंड को लेकर हुआ, लेकिन अब पानी पर एक अजीब सी सियासत हो रही है। ये सियासत क्या है, ये क्यों हो रही है, ये आप देखिएगा मेरे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।